नमस्कार सभी को बच्चों। पार्ट 7 में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक फंक्शनल फोरमेनशिप को पढ़ चुके हैं। तो अब हम पार्ट 8 में साइंटिफिक मैनेजमेंट की ही दूसरी टेक्निक वर्क स्टडी को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क स्टडी क्या होती है और वर्क स्टडी को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी और स्टडीज़ भी साथ में करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि वर्क स्टडी क्या होती है। So work study refers to a systematic study of every aspect of a work to reduce cost and efforts and to increase efficiency and productivity using available resources. तो कॉस्ट और एफर्ट्स को रिड्यूस करने और अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करते हुए एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें किसी भी वर्क के सभी एस्पेक्ट को सिस्टमेटिकली स्टडी करना पड़ेगा। तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट तो कम आए और हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। Actually, work study is the generic term for the techniques of method study and work measurement. तो वर्क स्टडी, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का ही एक्चुअली दोनों टेक्निक का जेनरिक नेम है। तो दीज टेक्निक्स आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क इन ऑल कंटेक्स्ट। तो ये दोनों टेक्निक किस लिए इस्तेमाल की जाती है? व्यक्तियों के काम का हर प्रकार से निरीक्षण करने के लिए इन दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती है कि जब तक मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट ना कर लिया जाए। तो मेथड स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू डिसाइड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विदाउट कटिंग या विदाउट एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव मोमेंट, एंड अनप्रोडक्टिव मोमेंट कैन नॉट बी एलिमिनेट विदाउट मोशन स्टडी. It means motion study is required for the completion of the method study. On other side, energy level of the workers should not be declined. To regain the energy level of the workers, we have to undertake fatigue study. It means both the studies, fatigue study and motion studies, are required for method study. For work measurement, first of all, we have to find out the different elements of production process, and thereafter we have to find out the time taken by each element. Then we can fix the standard time for performing the production process. In other words, for work measurement we have to undertake time study. So without completing time study, work study cannot be completed. तो इस प्रकार वर्क स्टडी कंप्लीट करने के लिए हम किसी भी वर्क के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो जिसके लिए हमें मेथड स्टडी करनी होगी, टाइम स्टडी करनी होगी, मोशन स्टडी और साथ में फैटिग स्टडी करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि मेथड स्टडी क्या है। The objective of method study is to find out one best way of doing the job to minimize production cost and maximize the quality and satisfaction of the customer. तो मेथड स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो किसी भी जॉब को करने का द बेस्ट वे डिसाइड करना होता है, ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम हो सके और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी जॉब को करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, वेरियस मेथड्स अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन सभी मेथड्स द बेस्ट नहीं है। उनमें से एक मेथड द बेस्ट मेथड होगा। तो टू डिटरमिन द बेस्ट वे देर आर सेवरल पैरामीटर्स। तो उस बेस्ट वे को ढूंढने के लिए, उस बेस्ट मेथड को सर्च करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो हमें अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक सूटेबल पैरामीटर का इस्तेमाल करते हुए हमें उस बेस्ट मेथड को ढूंढने का प्रयास करना है। तो रॉ मेटेरियल की खरीद से लेकर और उसके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर डिलीवर हो जाने तक बहुत सारी हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो हमें हर एक एक्टिविटी को करने का द बेस्ट मेथड सर्च करना होगा, तभी मेथड स्टडी कंप्लीट होगी। मेटेरियल के परचेज करने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हमें सबके लिए मेथड स्टडी करनी होगी। Taylor suggested that method of production should not be decided by rule of thumb method, but all the methods must be tried in the organization and the one which brings maximum benefit with the minimum cost be selected. तो यहाँ पर टेलर का मानना ये है
कि किसी भी मेथड को हमें रूल ऑफ थंब से डिसाइड ना करके, यानी कि एक मैनेजर अपने ओपिनियन, अपने इंट्यूशन, अपने थॉट, अपने एक्सपीरियंस से मेथड को डिसाइड ना करके वो साइंटिफिक इंक्वायरी करे, सभी मेथड्स को ट्राई करके देखे और उनके सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट को नोट करे, फिर कंपैरेटिवली स्टडी करने के बाद जो मेथड उसको ये लगे कि इसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी और बेनिफिट हमारे मैक्सिमम होंगे, उस मेथड को जब सेलेक्ट किया जाएगा तो वो द बेस्ट मेथड होगा और तभी हमारी मेथड स्टडी कंप्लीट हो पाएगी। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमने साइंस नोट रूल ऑफ थंब के समय भी पढ़ा था, तो आइए इसको एक बार फिर देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 प्रोजेक्ट अवेलेबल है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी। जो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो इन चारों ही प्रोजेक्ट में से किसी भी प्रोजेक्ट से किया जा सकता है, यानी हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन चारों बेस्ट नहीं हो सकते हैं। इनमें से एक मेथड द बेस्ट मेथड होगा, एक प्रोजेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो उसके लिए हमें कुछ साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है, जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा मेथड हमारा, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा द बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो बिना साइंटिफिक इंक्वायरी किए मैनेजर केवल अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर या अपने इंट्यूशन या अपने जो ओपिनियन के बेस पर ये डिसाइड करें कि इनमें से ए मेथड बेस्ट है या बी मेथड बेस्ट है या सी है या डी है, तो उसका ये डिसीजन गलत डिसीजन होगा और ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी और एफिशिएंसी और बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को कम मिलेगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारी साइंटिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए, कि इसके लिए हमें टोटल कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है, ये फंड्स हम कैसे अरेंज करेंगे, इसके लिए हमें टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, हमारी फर्म ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट कितनी बियर कर रही है, और प्रोजेक्ट का लाइफ क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, और रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड होगा वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, लेबर अवेलेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मेंटेनेंस फैसिलिटी अवेलेबल होगी नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली हमें टोटल कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी और कितना हमें बेनिफिट मिलेगा। ये कंपेयर करने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा मेथड द बेस्ट मेथड है। केवल प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखकर कि डी प्रोजेक्ट में सबसे कम कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, हम ये नहीं कह सकते कि डी प्रोजेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो ये तो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेथड द बेस्ट मेथड है जब हम साइंटिफिक इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार मेथड स्टडी हम जब कंप्लीट कर लेंगे तभी हम द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब डिसाइड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टडी है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मोमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशंस एट्सेट्रा विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग ए टिपिकल जॉब। तो जब भी हम किसी जॉब को करते हैं तो वर्कर्स को बहुत सारी मूवमेंट करनी पड़ती है, कभी मटेरियल या फिर टूल्स उठाते समय, कभी ऑब्जेक्ट को वापस रखते समय, कभी बैठने की और कभी पोजीशन चेंज करने से रिलेटेड बहुत सारी मूवमेंट करनी पड़ती है। तो इनमें से कुछ मोमेंट हमारी नेसेसरी मोमेंट है और कुछ हमारी मोमेंट्स इसमें से वो है अननेसेसरी मोमेंट है, यानी कुछ मोमेंट हमारी प्रोडक्टिव मोमेंट है और कुछ अनप्रोडक्टिव मोमेंट है। जब तक इन सभी अनप्रोडक्टिव मोमेंट को एलिमिनेट नहीं कर दिया जाएगा तब तक प्रोडक्शन में लगने वाले समय को कम से कम नहीं किया जा सकता और एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमारी मोमेंट जो है प्रोडक्टिव मोमेंट है और कौन कौन सी हमारी मोमेंट है अनप्रोडक्टिव मोमेंट है। तो मोशन स्टडी करके हम वो स्टैंडर्ड मोमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं जो एक एवरेज वर्कर को किसी भी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने समय करनी होगी। तो अगर ये नंबर ऑफ मोमेंट्स फिक्स हों और उतनी ही मोमेंट हर वर्कर करेगा तो हमारे काम की एफिशिएंसी सर्टनली ज़्यादा होगी। कितनी नंबर ऑफ मोमेंट्स होनी चाहिए, इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोमेंट्स नोट करनी पड़ेगी और ये काम हमें लगातार करना पड़ेगा एक नॉर्मल वर्कर पर ये अपनी ऑब्जर्वेशन करते हुए। और फिर हम फाइनली ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कौन सी नंबर ऑफ मोमेंट्स हमारी अनप्रोडक्टिव मोमेंट है और कौन कौन सी हमारी मोमेंट प्रोडक्टिव मोमेंट है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, कुछ वीडियोग्राफी करके, कुछ जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू नंबर ऑफ मोमेंट्स नोट की जा रही है और बाद में अनप्रोडक्टिव मोमेंट को कटिंग करके केवल प्रोडक्टिव मोमेंट रख के हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर और उनके सहयोगी फ्रैंक गिलबर्ट ने ब्रिक लेयरिंग के दौरान मोशन स्टडी करके ये प्रूव किया कि किस प्रकार मोशन स्टडी
करके हम अनप्रोडक्टिव मोमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं और प्रोडक्टिव मोमेंट रखकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान टोटल जो 18 मोमेंट हो रही थी उन 18 मोमेंट को कम करके 5 मोमेंट पर ले आए और इन्होंने देखा कि जब 5 मोमेंट रह गई थी तो प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई। तो जो प्रोडक्टिविटी 18 मोमेंट के समय मिल रही थी उससे 4 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई जब हमने मोमेंट को कट करके 5 कर दिया। तो इस प्रकार आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि मोशन स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग मीन्स टायर्डनेस। तो ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। तो एक व्यक्ति अगर लगातार काम करता रहेगा तो उसे फिजिकल और मेंटल दोनों टायर्डनेस फील होंगी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एक तरफ एक व्यक्ति फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसको भी टायर्डनेस फील हो रही है लगातार काम करने से, और दूसरी व्यक्ति मेंटल वर्क कर रहा है तो लगातार काम करते रहने से उसे भी टायर्डनेस फील हो रही है। द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। तो एक व्यक्ति को अगर कार्य के दौरान बीच बीच में रेस्ट दिया जाएगा तो वापस अपना स्टेमिना रीगेन कर लेगा और वापस अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम करना शुरू कर देगा। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जिसका परिणाम ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक टायर्ड पर्सन की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होती है और एक एनर्जेटिक पर्सन की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है। जब हम एक व्यक्ति को उसकी फुल एनर्जी पर रखने में सफल हो जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो एक व्यक्ति में एनर्जी लेवल कम आने से उसकी प्रोडक्टिविटी पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो आइए इसे एक इमेज के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जब एक व्यक्ति सुबह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उस समय उसका एनर्जी लेवल कुछ इस प्रकार होता है और वो अपनी फुल एनर्जी पर काम करता है। तो धीरे धीरे काम करते करते उसका एनर्जी लेवल डाउन आना शुरू हो जाता है और अगर उसको बीच में कोई रेस्ट ना मिले तो उसका एनर्जी लेवल तेज़ी से गिरता जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी। जैसे कि आप इस व्यक्ति के एनर्जी लेवल को देख सकते हैं कि किस प्रकार उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक लेवल ऐसा आ गया जहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर हमें इसकी प्रोडक्टिविटी को फुल कैपेसिटी पर बनाए रखना है तो हमें बीच बीच में इसको रेस्ट देना होगा। फटीग स्टडी इज द स्टडी ऑफ द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग ए टास्क। तो फटीग स्टडी के दौरान हम ये स्टडी करते हैं एक व्यक्ति को कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दिए जाए और एक रेस्ट इंटरवल्स कितने समय का होना चाहिए। टायर्ड वर्कर विल reduce द एफिशिएंसी एंड रेस्ट टाइम मे बी हेल्पफुल टू रिक्यूप द एनर्जी। तो एक व्यक्ति जब थक जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन जब उसको रेस्ट दिया जाएगा तो वापस अपनी फुल एनर्जी को रिक्यूप करने में सफल हो जाएगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी पहले की तरह से वापस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टडी आती है हमारी टाइम स्टडी। इट डिटरमिन्स द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू एन एवरेज वर्कर टू कंप्लीट ए टास्क। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तो टाइम स्टडी इसलिए की जाती है ताकि एक एवरेज वर्कर को किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर लगने वाले स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया जा सके। जब हम ये स्टडी करते हैं तो ये स्टडी एवरेज वर्कर पर की जानी चाहिए, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर पर की गई स्टडी के रिजल्ट को आप सभी वर्कर्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीनों तरह के वर्कर्स होते हैं, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट और एवरेज वर्कर। इसलिए हर स्टडी, केवल टाइम स्टडी नहीं, हर एक स्टडी हमें एवरेज वर्कर पर करनी है। एवरेज वर्कर पर होने वाली स्टडी के रिजल्ट को ही हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई करना है। तो टाइम स्टडी करके हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं और कॉस्ट और एफर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द टास्क। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। तो जब हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं तो हम कुछ टाइम डिवाइसेस टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टॉप वॉच है, वेब कैमरा है और सीसीटीवी कैमरा है, और इसी प्रकार की दूसरी टाइम डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम हम पूरे टास्क के लिए, पूरे काम के लिए डिसाइड करेंगे, और ये स्टैंडर्ड टाइम हम केवल एक स्टडी के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे। जब हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करेंगे तो केवल एक ऑब्जर्वेशन के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जानी चाहिए, 100 टाइम ऑब्जर्वेशंस की जानी चाहिए,
तब उनके एवरेज टाइम को हमें स्टैंडर्ड टाइम के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि केवल एक बार में ऐसा हो सकता है कि वर्कर्स ने ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर दिया हो या फिर कम एफिशिएंसी से काम किया हो। तो इसलिए आप केवल एक स्टडी के बेस पर, एक ऑब्जर्वेशन के बेस पर स्टैंडर्ड टाइम अगर डिसाइड करेंगे तो हमारी जो स्टडी का रिजल्ट आएगा वो सही रिजल्ट नहीं आएगा, और वो सभी पर अप्लाई करने पर उसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमिन लेबर कॉस्ट। तो टाइम स्टडी इसलिए की जाती है ताकि किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे हम ये पता लगा सके, ताकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनस को ही अपॉइंट किया जाए, ना ओवर स्टाफ की प्रॉब्लम रहे ना अंडर स्टाफ की प्रॉब्लम रहे। और इसके साथ साथ टाइम स्टडी वर्कर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव्स को डिसाइड करने में भी हमारी हेल्प करेगी कि वर्कर्स को कब कितना इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, और लेबर के लिए टोटल कॉस्ट कितनी पे की जा सकती है, कितनी पे करने की कैपेसिटी है, ये हम डिसाइड कर सकें। तो ये टाइम स्टडी के बिना डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए टाइम स्टडी मस्ट है। थैंक यू।